नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, दुनिया भर में जबरदस्त हलचल है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हर दिन कोई बड़ा बदलाव हो रहा है। भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा? प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा हो या प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा हो, क्या बातचीत होने वाली है? साथ ही साथ भारत रक्षा क्षेत्र में कितना तैयार है? क्या वाकई रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या चाइना और पाकिस्तान एक साथ अगर भारत पर कोई ऐसा वक्त आता है कि अटैक करते हैं, क्या भारत टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? रक्षा क्षेत्र में कितनी मजबूती और क्या क्या कहां कमियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। 1968 से लेकर 1996 तक एक बेहद लंबे समय तक भारतीय वायुसेना में सेवा देने वाले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और बहुत सौभाग्य हमारा कि एक बार फिर आपसे बातचीत का मौका मिल रहा है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा लग रहा है जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जबरदस्त हलचल हो गई है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब अच्छा खासा ड्रामा दुनिया में ना हो रहा, और ये ड्रामे की शुरुआत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए होती है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत में काफी ज्यादा गुस्सा, काफी रोष देखने को मिला, और वो घटना थी 5 फरवरी की, जब अमेरिका का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पंजाब के अमृतसर में एयरपोर्ट पर लैंड करता है और 104 भारतीय जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, वो डिपोर्ट किए जाते हैं। अवैध तरीके से वो अमेरिका में दाखिल हुए थे। उनका वापस आना बनता था, वो वापस आने ही थे, वो बात तय थी। लेकिन जिस तरीके से उन्हें वापस भेजा गया, अपमानित करके और उसके वीडियोस बनाकर दुनिया भर में उसे रिलीज करके, क्या इस अपमान से भारत बच नहीं सकता था? क्या कोई तरीका ऐसा नहीं था कि अपने प्लेन भेजकर हम अपने नागरिकों को वापस लेकर आते? भले ही उन्होंने काम गलत किया, लेकिन भारत की इज्जत वहां उनसे जुड़ी हुई थी। विशाल जी, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की नीति देख रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट देख रहा है। नैतिक तरीके से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपना जहाज़ मंगवा देता, भारत को कहता अपना जहाज़ ले जाइए। पर अगर फर्ज करो ना जहाज़ रखता तो उसको इन बंदों को तो बेड़ी पर बांध के तो वो जेल में तो जरूर ले जाता और जेल में भी रखता। और किस तरीके से रखता वो तो उनके रिकॉर्ड, उनका जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसके हिसाब से वो बात करते। पर क्वेश्चन ये है, भारत के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जी, जब रिलेशनशिप होती है तो किताबी बातें फिर पीछे हो जाती हैं। आपको रिलेशनशिप बनानी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा, अब ये भी एक प्रतिक्रिया लोगों के दिमाग में है कि डोनाल्ड ट्रंप एक उदाहरण पेश करना चाहते थे कि मैं भारत के साथ कर सकता हूं, किसी के साथ भी करूंगा, भारत मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसके बावजूद मैं ये कर रहा हूं। ये भी बताना चाहता था ट्रंप, ये भी बताना चाहता था भारत को कि ऑफ लेट आपके जो रवैया है हमारे तरफ से थोड़ा नरम है। आपने हमको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है, रशिया का तरफ लिया है, हमारी कई डील्स को आपने नकारा है, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो अमेरिका हमारे एड में आया था 1962 में। हमने ही उस आनाकानी करी कि हम तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, ऐसे कर के नेहरू जी ने, और जब उसको इग्नोर किया, अमेरिका ने उनको बोला था कि आप ये अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी मत करिए। और उस समय जब चीन हम पे आ गया तो हम अमेरिका को प्राइवेट लेटर लिखते हैं रात को कि हमें इतने स्क्वाड्रन चाहिए, इतने स्क्वाड्रन चाहिए। ये जो उनको पता चल गया था कि भारत अपनी नीति में हमारे को वहीं तक तवज्जो देगा जहां तक उसको हमारी ज़रूरत है, ये भी ट्रंप को पता है। तो ये बात नहीं है कि हम कोई बड़े अमेरिका के वो प्रशंसक हैं और उनके जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका का रिलेशन है, जो अमेरिका और शायद कनाडा का रिलेशन है। नहीं, पर हमने तो दुनिया को यही दिखाया ना, हाउडी मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हमने किया, प्रधानमंत्री के मुंह से वो बातें निकली, अब की बार ट्रंप सरकार और दोनों मिलकर इंडियन कम्युनिटी और अमेरिका के लोगों के बीच में ऐसे ही गए ना कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारी इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री है। वो उस टाइम केमिस्ट्री कहां चली गई फिर? वो उस टाइम जब ट्रंप के जाने के बाद फिर कोई और आ गया, बात पानी, पुल के नीचे से बहुत पानी निकल गया था तब तक। तो आप कह रहे हैं वो केमिस्ट्री मायने नहीं रखती? नो, मायने कुछ नहीं रखती।
ये केमिस्ट्री टाइम के लिए होती है। अगर आप सोचो कि ये केमिस्ट्री चलती जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उस टाइम की होती है जब आपको किसकी ज़रूरत है। आज आपको ज़रूरत है, कल नहीं ज़रूरत है, कल आप उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये भी बात है। ये हमने अपने जो भारत के रिलेशंस में देखा है, बाकी के रिलेशन हमारे साथ में कैसे देखा है। मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल, ये टोटल इंसानियत का नेचर है और यही वो नेचर उन्होंने करके दिखाया कि अब ट्रम्प जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब वो बैठ के उनसे बात करेंगे सीधे। जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वही बात होगी। आपकी ज़बान भी शायद, जो आपका जो सेंटेंस है वो भी दोहराए जाएंगे और ट्रम्प से पूछेंगे कि अब बताइए क्या बात है, कहाँ पे है। अब बात पूरी सीधी होगी और इसके बाद निकलेगी पॉलिसी। अब इस बात को चल के प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता चल जाएगा कि ट्रम्प क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। ये बिल्कुल बात क्लियर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं, अपमानजनक बात थी कि हमारे लोगों को किया उन्होंने ऐसे। पर अब इसको हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने जब हमको बोला था तुम रशिया पर सैंक्शन लगाओ G20 में, तो भारत के प्रधानमंत्री ने बोला था बाइडेन को, अमेरिका की बात भारत नहीं मानता, हमारी पॉलिसी जो है वो है, हमारी धरती पर रशिया पर सैंक्शन नहीं लगेगा। बाइडेन को जाना पड़ा वहाँ से उठ के, फिर लिटरली उसको जाना पड़ा। तो ये भी बात मत भूलिए कि वो भी बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो ये सारी, जैसे भारत अपना राष्ट्रहित सबसे ऊपर रखता है, वैसे ही अमेरिका भी अपना राष्ट्रहित सबसे। तो ये अब जब दोनों के राष्ट्रहित कन्वर्ज होंगे तो ये अब देखना पड़ेगा चतुराई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरीके से अपना स्थान, अपना जो पैरवी करते हैं, पैरवी का मतलब मैं भारी शब्द है, मतलब किस तरह अपना केस आगे रखते हैं ताकि ट्रंप को पता चले कि हमारी नीति और भारत की नीति कन्वर्ज कर रही है और बात लिख देगी। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हिस्ट्री में चला जाएगा, एक चैप्टर बनेगा कि ये ऐसा भी हुआ था। पर हम जो मैच्योर पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन होते हैं वो एक इंसिडेंट को लेके देश की नीति नहीं बनाते। वो अब देखेंगे, 2-3 ऐसे देखेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ बैठेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठ के बात करके फिर वो अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे। मैं एक बात बता दूं, भारत की सबसे बड़ी वीकनेस रही है हमारी डॉक्ट्रिन नहीं हमने ठीक से लिखी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डॉक्ट्रिन, कि अगर ऐसी कोई संकट की चीज़ आती है या विचित्र चीज़ होती है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, SOP क्या होनी चाहिए, हमने कभी नहीं लिखी। और ये रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में ये पेपर लिखा था और अनाउंस किया था बड़े आर्टिकल में वर्ल्ड को कि 1947 से लेके अब तक भारत की कोई डॉक्ट्रिन ही नहीं रही है, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल। उनकी आर्म फोर्सेस बिना डॉक्ट्रिन के लड़ रही हैं। ये भी सच बात है, क्योंकि हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके जात पात, हिंदू मुसलमान, कश्मीर, ये वो, इन बातों में हम इल्ते उलझे रहे कि हमने कभी ढंग की डॉक्ट्रिन नहीं लिखी। नक्सलाइट के साथ कैसे क्या करना है, इनके साथ क्या करना है, ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम हमारे को एक धक्के की तरह लगी है। तो अब मेरे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन भी ठीक से लिखी जाएगी और ट्रम्प जैसे आदमी के साथ किस तरीके से रिलेशन आप रिलेशन की बात करें, अभी मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री की, आपको क्या लगता है जहां तक रक्षा क्षेत्र की बात है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी? देखिए, जब रक्षा क्षेत्र की बात है, पहली बात है जब भारत का प्राइम मिनिस्टर मिलता है किसी के साथ तो सबसे पहले रक्षा की बात होती है। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि हम कुछ बनाते ही नहीं, हम स्वावलंबिता की तरह अब बढ़ना शुरू किया थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। नहीं तो हम बिल्कुल एब्सोल्युटली अंधकार में संसार में बैठे हुए थे। मतलब रक्षा क्षेत्र में जो हमारे सैनिकों को चीजें चाहिए, कुछ नहीं। फिलहाल पिछले साल 21,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, जिस बात की आपने बात की कि अभी अभी शुरू हुआ। भाई 21,000 करोड़ डिफेंस के मामले में कम है, एक बड़ी कम चीज रकम है। पहले तो 300 करोड़ भी नहीं था, बड़ा 9 करोड़ था। जब आप अरबों डॉलर का आयात करते हैं तो कुछ हजार करोड़ के निर्यात से शुरुआत हुई है। छोटी चीजें बनाते हैं, जैसे राइफल का टेलीस्कोप या तो कोई ये, जिससे मेन लड़ाई नहीं जीती जाती। ये छोटी कंट्रीज के लिए ये छोटे छोटे आइटम्स चलते हैं, जैसे कि अंडर कैरेज व्हील बे,
बना रहे हैं बोइंग कंपनी के लिए। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, ये छोटी मोटी चीज़ हम भारत जैसे देश को दे देती हैं, भैया ये तुम बनाओ। वो मेन जहां टेक्नोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, जहाँ आप मैन पावर लगा सकते हो, वो करते हैं। देखिए अब आप बताइए कौन सी आप राइफल बना रहे हैं? ऑनेस्ट राइफल नहीं बना रहे। फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी कहते हैं, टू फ्रंट वॉर कहते हैं। कहाँ कौन सी राइफल? जो राइफल कंपनी फैक्ट्री बन रही थी अमेठी में, वो भी अब ढीली पड़ी हुई है, अभी तक नहीं बनाई आपने। 47 से लेके अब तक राइफल, और वो जो इंसास राइफल थी, वो जो हमारे भारत के सिपाही हैं उसको छुपा देते हैं, कहते हैं कि हमें नहीं चलानी, वो जैम हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम इसलिए है कि हमने कभी डिफेंस को तवज्जो नहीं दी। डिफेंस को तवज्जो नहीं देने का आपको खुद ही देख लीजिए, आपके मेंटल जहन में डिफेंस कहाँ है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप डिफेंस का ऑर्डर और प्रोटोकॉल देखेंगे तो कहाँ से लेके, और प्रोटोकॉल में आपने कहाँ लेके आए हो डिफेंस को, इसका मतलब है आप डिफेंस को अहमियत नहीं देते, देश की खैर आपकी भी बात शायद इसलिए हमें ये बात चल जाएगी क्योंकि हम पे इतना कोई अभी हमला नहीं हुआ जैसे यूक्रेन पे रशिया का हो रहा है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है। ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं है। कई जंग तो भारत ने लड़ी हैं, पाकिस्तान से लड़ी हैं, चाइना से भी तो लड़ी, चाइना से लड़ी, एक लड़ी। हाँ। तो क्या हुआ उसका? 48-50 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर उसको देने पड़े आपको। वो कोई जंग थी? वो तो एक तरफा बड़ी मामला था कि उसके बाद भी अगर डिफेंस को तवज्जो नहीं दी तो फिर कब देंगे? तो जब तक आप डॉक्ट्रिन नहीं लिखेंगे, जब तक आपके जैसे जर्नलिस्ट नहीं झकझोरेंगे गवर्नमेंट को कि आपकी डॉक्ट्रिन तो है नहीं। आपने इतना लंबा समय भारत की वायुसेना को दिया, 1968 से लेकर 1996, आपके समय में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई हैं, आपको कहां लगा कि क्या चीज की कमी थी जो उस वक्त जब मैं सर्विस में था तब भी थी और आज भी वो कमी वैसी की? वो कमी इसलिए थी कि आप डिफेंस को अहमियत नहीं देते। पर प्रधानमंत्री के लिए तो कहा गया कि मोदी जी सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अब देना शुरू किया, वो भी जब देना शुरू करा है आपने तो धीरे धीरे बात होती है। डिफेंस इतनी बड़ी चीज़ है कि आप एक अजगर को आप थोड़ा सा इधर से धक्का दे रहे हो, थोड़ा उधर से धक्का दे रहे हो, नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल है। आप देख लीजिए, आप ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल हर एक लड़ाई के बाद उनकी पेंशन आधी कर दी, हर एक। ये कभी बात होती है? कभी ऐसा किसी कंट्री में होता है कि आप जंग जीत के आए हो और आपकी पेंशन आधी कर दी गई है? लोग जंगी इनाम देते हैं, पेंशनें बढ़ाते हैं, ये उल्टा हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन तो हुआ। अब कुछ चीजें जो अटकी हुई नहीं, मैं ये कहता जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद ही होना शुरू हुआ है और अगले 8-12 साल लग जाएंगे स्टेबलाइज करने में। ये ओवरनाइट चीज नहीं है कि आपने स्विच दबाया तो लाइट ऑन हो गई, तो इसको टाइम लग रहा है बड़ा। मैं देख रहा था कि रक्षा, उसमें भी अगर आप सच बात सुनिए, आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछिए क्यों था ऐसा, हम क्यों कर रहे थे, ये कोई पूछता नहीं है। इसलिए कि भारत की ब्यूरोक्रेसी फौज से डरती है। क्यों डरती है? इसलिए डरती है कि कूडीटा ना हो जाए। कूडीटा 1955 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू को इन्होंने बोल दिया था कि आप भारत की फौज से ध्यान रखिए। कंबोडिया, यानी तख्ता पलट ना हो जाए, कंबोडिया क्या कहते हैं, जो है वो देश को कंट्रोल ना कर ले। पाकिस्तान, कंबोडिया, म्यांमार, बर्मा, इधर यहाँ कूडीटा पाकिस्तान में हो रहा है। ये भी कि फौज कूडीटा करेगी तब आप क्या करोगे? तो तरीका क्या है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चाहती थी हायर पोस्ट उनको मिले। उन्होंने कहा यही तरीका अच्छा है, नेहरू को डरा दो और ये बात तो उन्होंने शुरू कर दिया। अब नेहरू जी की बात, अब आप डॉक्ट्रिन की बात आ रही है। अब सुनिए, जब 1947 में अंग्रेज जो चीफ था वो कह रहा कि मैं अब जा रहा हूँ, अंग्रेज चीफ जा रहा था, हमारे इंडियन चीफ लेना रखते, तो उन्होंने बड़ी अपनी कैप शैप पहनी, फाइल हाथ में रखी कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉफ़ी पीऊँगा गुड बाय कहने से पहले। वो गए, कॉफ़ी रखी, फाइल, बात शुरू करी, तो वो बातों में कहा साहब ध्यान रखिए आपके पास 25 लाख फौज है, अब चाइना तिब्बत में ये कर रहा है, आप तो नेहरू जी कहते हैं China is my friend. And by the way, who needs army now? I will make do with police. 25 लाख फौज थी हमारी और अब वो उसको उन्होंने करके 2.5 लाख कर दिया। 25 लाख से 2.5 लाख आ गए आप, और आप चाइना को अपना दोस्त बना रहे हो। चाइना ने कहा ऐसा तीतर कहाँ मिलेगा तुम्हें शिकार करने के लिए, और उसने बड़ी जो हमारी हालत करी 62 में वो तो आपको पता ही है।
और हम इतने, जिसको कहते हैं ना आंख के आगे अंधेरा है, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अगर कोई बताने की भी कोशिश करे, नेहरू जी सुनने को तैयार नहीं, प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रॉब्लम आई, ना किसी के पास वेपन, ना किसी के पास विंटर क्लोथिंग, ना कोई गन्स, ना कोई कुछ, और अमेरिका को आप इग्नोर कर रहे हो। फिर भी अमेरिका आपकी एड में आया था और आपने पूरे, उसने कम से कम 130 हरकुलीस भेजे टू लिफ्ट द पाकिस्तान इंडियन फौज फ्रॉम जो पंजाब टू नॉर्थ ईस्ट, एंड वो हमारे को तो फेवर किया। एक्सरसाइज शिक्षा करी उसने 1963 में कलाईकोंडा में, और दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ में हैं। हमारे पायलट्स को ले गया, सेबर फ्लाइंग कराई उसने। तो ये बात सारी है, हमारे को फौज का कुछ पता नहीं था। नेहरू जी और फौज को अहमियत नहीं देते थे, ब्यूरोक्रेसी उसका फायदा उठा रही थी, कूदीटा का डर देकर कि तख्ता पलट हो जाएगा, जैसे आपने वर्ड किया। कूदीटा तख्ता पलट नहीं होता, कूदीटा टेक ओवर पावर करने की बात होती है। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने किया। परवेज मुशर्रफ से बहुत पहले शुरू हो गया था। हाल फिलहाल में शायद आज की जनरेशन जल्दी उससे रिलेट कर पाएगी। नहीं, अब कोई तख्ता पलट नहीं करेगा पाकिस्तान में। अब तो सब फौज को भी पता चल गया है, पिछले दरवाजे से कंट्रोल कर लेते हैं। पिछले का घोड़े पे मत बैठो, फिर भी कंट्रोल करो। तो दूल्हा होता है ना, दूल्हे को आपने घोड़े पे बैठा दिया, पर एक आदमी हाथ में लगाम लेके चल रहा है, वो तो दिखाने के लिए सरकार चला रही है पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअली आर्मी ही चला रही है। प्राइम मिनिस्टर दूल्हे की तरह बैठा था पाकिस्तान का। तो एग्जैक्टली वही बात है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था। बात आपने यहां से शुरू की कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी कि डिफेंस मजबूत हो, कि डर लगता था कि कहीं ये नहीं, वो उनको डर नहीं लगता था, उनको पता था कुछ नहीं होगा। पर नेहरू को डराने में क्या प्रॉब्लम है? नेहरू तो डर गए कि ये कूदीटा कर देंगे। वो कोई डिफेंस की कोई प्रपोजल आता कि कोई ने लिखा कि to have this equipment, we need to have a first class army, we must have this equipment, तो मिनिस्टर लिख देता था we don't want first class army, we will make do with second class army। ऐसी चीजें लिखते थे फाइल में। तो ये जो बात है, ये हमारे को ले इतना किया कि अब वो सारा सिस्टम बन गया है। अब देखिए, एक जहाज का इंजन नहीं, आपने एक जहाज नहीं बनाया। एक जहाज बनाया था वो, क्योंकि आपने एक जर्मन को लेके आए थे इंडिया में, कर्ट टैंक, उसने एक एकड़ा बनाया था HF-24, जिसको मैंने फ्लाई किया था, 7-8 साल फ्लाई किया। वो जहाज जो था वो इतना एडवांस था। तो जब रशिया ने देखा, फॉरेन पॉलिसी ने देखा कि ये जहाज इंडिया के पास आ गया है, तो उसका इंजन नहीं लेने दिया हमको। अब हम इंजन तो बनाते नहीं थे, हम मांग रहे थे तो लोग देने को तैयार नहीं। तो रोल्स रॉयस कंपनी ने कहा कि हम बनाएंगे E-300 इंजन इजिप्ट में भारत के लिए। वो भी उन्होंने फैक्ट्री बंद करा दी। मैं गया था इजिप्ट, मैंने वो फैक्ट्री भी देखी, हमारा जहाज भी खड़ा देखा मैंने। ये हालत हुई थी इंडिया की कि हमारे HF-24 रशिया आपका दोस्त था, पर इतना दोस्त कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारा जहाज नहीं खरीद, अपने राज कोई नहीं देना चाहता। नहीं, अपने हमारा जहाज क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा हमारे MiG-23 लीजिए, ये 3 स्क्वाड्रन ग्राउंड करिए। हमारे 3 स्क्वाड्रन ग्राउंड कर दिए। तो ये जो बात है, मैं आपको सारा ये सिनारियो इसलिए बताया है कि हमारे लीडर्स को ये भान नहीं था कि एक डिफेंस की अहमियत क्या होती है, क्यों जरूरी। एक बहुत लंबे समय तक डिफेंस में भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल था। वो बिचौलिए जब दूसरे देश से डील करवाते थे, उधर भी पैसा इधर भी पैसा, बीच में वो खुद पैसा खूब कमाते थे। देखिए, सबसे बड़ी ये आपने भी देखा, आपके वक्त में भी ये सब चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़ी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों करते थे? सबसे बड़ा ये गेम था कि अगर हम स्वावलंबी हो गए तो हम खुद बनाने लगेंगे, तो पैसा किसके पास जाएगा? अब आप बना नहीं रहे, ये एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे आप, ये इंजन नहीं कर रहा, ये अब डिफेंस इक्विपमेंट है, 6 बंदे आपके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, साहब हमारा लीजिए, हमारा ले लीजिए आप। और सारी कमिटीज में ब्यूरोक्रेसी को बैठाएंगे, फौज को नहीं बैठाएंगे आगे। फौज को तो बस कुछ, तो वो आएगा आपके पास में शाम को, आपको क्लब ले जाएगा, ये करेगा वो करेगा, भैया आपको इतना पैसा देंगे। ऑगस्टा डील जैसे हुई थी, आपको फ्रांस में फ्लैट दिलवा देंगे, साउथ स्पेन में लैंड दिलवा देंगे। वो अरबों डॉलर का मुनाफा आपसे कमा रहे हैं। आपको एक फाइल आगे करनी है, उन्हें फाइल आगे कर दी, कुछ करोड़ों में अरबों डॉलर का मुनाफा वो लेकर निकल जाएंगे। आप खुश हैं, पॉलिटिशियन को भी पैसा, आपको भी पैसा। और जो 1-2 डिफेंस वाले हैं, 100 रुपए में 2 पैसा उसको भी दे दिया, उसका भी मुंह बंद हो गया, बात खत्म। ये गेम है, इसके कारण आप सारे डूबे हुए हो। तो ये वो कोई पूछता नहीं है, आपने तो आज पूछ लिया। तो ये बात जब तक हम ठीक नहीं होंगे इस गेम में, और
अब तक किसी को भान नहीं हुआ कि जब तक आप अपने मातृभूमि की रक्षा नहीं करेगा बेटा, वो मातृभूमि तड़पती ही रहेगी। और वही बात हुई, वो आके घुस गया, ले गया। हमारे देश में कब से चलते आए, हमारी शुरू की नीति ऐसी थी, माएँ अपने बेटों को मना करती फौज में जाने के लिए, तलवार नहीं उठाओ, बंदूक नहीं उठाओ। अभी भी हमारा बंदा किसके हाथ में बंदूक है, बंदूक लाइसेंस नहीं मिलता, क्यों? नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपके बंदे यही सोचते हैं यार फौजी को लड़ने दो, हम नहीं कर, फौजी को लड़ने दो। और फौजी गुजरात में तो ये भी कहते थे, कोई फौज में जाता था तो कहते थे क्यों घर में खाने पीने को नहीं है तो फौज में जा रहा है। ये थिंकिंग अबाउट फौज, ऐसी नीति अबाउट फौज, तो ये हालत हमारी हुई। तो ये हालत हैज़ रिलेटेड ट्रांसलेटेड टू, ना आप कुछ बना रहे हो, ना कोई डेवलप कर रहे हो। ये तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने आके अब उन्होंने जोड़ा सबको, और अब स्वावलंबिता। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां भी खूब आ रही हैं, आप बुला रहे हैं। अब देखिए सारी नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव बताता हूं। अब आप बाहर से कंपनीज बुला रहे हैं, अपनी प्राइवेट कंपनीज को कह रहे हैं आप जॉइंट वेंचर करिए, आपको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात हो रही है। वही नहीं, आप आएंगे तो टेक्नोलॉजी लेके आइए, और पर टेक्नोलॉजी लाइए और जॉइंट वेंचर करके यहाँ बनाइए, जैसे कि ब्रह्मोस, मॉस्कोवा और ब्रह्मपुत्रा रिवर का ही तो मिक्स करके तो ब्रह्मोस बनी है। तो वो रशिया और इंडिया ने करा और बिल्कुल ठीक है, ये करिए। लेकिन आपके मुताबिक कितना मुश्किल होता है, जैसे कोई देश है उसके वहां पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, अरबों डॉलर उसमें लग जाते हैं। कोई भी देश कई सालों की एक लंबी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उस पर हजारों करोड़ डॉलर फूंकने के बाद कोई फाइटर जेट तैयार करता है, कोई डिफेंस का इक्विपमेंट तैयार करता है। कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की है, मेरे पैसे पर अरबों डॉलर खर्च करके जो तैयार हुई है, हर देश चाहता है कि एक तो ये मेरे रक्षा के लिए काम आए, और दूसरा मैं इसे किसी दूसरे को क्यों दूं, मैं उसके बदले में पैसा लूंगा मोटा। तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो जितने देखिए अमेरिका की पॉलिसी क्या है, और अमेरिका का ये सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, डिफेंस। नॉर्थरॉप, लॉकहीड मार्टिन, मैकडॉनल्ड डगलस, ये सारी की सारी कंपनियां पैसा कमा रही हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। और पैसा कमाने के लिए अमेरिका क्या करता है, रिक्वायरमेंट पैदा करता है। पहले वो लड़ाई करवाएगा, अपने देश में तो कुछ नहीं है, वहाँ तो कोई दुश्मन नहीं है, मिडिल ईस्ट में जाएगा, इधर जाएगा, उनको कहेगा तुम ये करो, उनको कहेगा, जैसे ट्रम्प कर रहा है कि तुम्हारी डिफेंस इक्विपमेंट बिकेगा, तुम्हें पैसा आएगा, तुम बड़े मज़े में हो। ये नीति है, एटलीस्ट नीति तो है, गलत हो सही हो। इस बात को तो खैर अब दुनिया जानती है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई कहीं ना कहीं एक जंग चलती रहे, और इस चाणक्य नीति कहते हैं, और इस जंग में हम अपने हथियार बेचते रहें, जिसको चाणक्य नीति कहते हैं, जिसको हमने पैदा किया था और हमको ही नहीं पता इसके बारे में। अमेरिका हमें सिखा रहा है, CIA में चाणक्य नीति पढ़ाई जाती है एज अ सब्जेक्ट, ये हमको नहीं पता। हम हरिओम, ओम शांति, ये 2-3 शब्द सीख गए, कहते कि भाई यही होगा, हमें निकाल देगा। ये नहीं होता। जब तक आप जो घोड़े पे बैठ के जंग की बात नहीं करेंगे, तब तक दुश्मन आपको डर लगा रहेगा, आपकी माँ बेटियाँ उठाई जाएंगी, लोग घुराएंगे, फिर हमारे फौजी लड़ेंगे। जब फौजी लड़ने जाता है तो क्या हुआ, कारगिल में क्या हुआ? कारगिल में आपने जब सब फेल हो गए, गलत पॉलिसी हो गई, और जो पाकिस्तान के साथ में आपने नीति बनाई कि आप भी खाली कर दो, सर्दियों में हम भी खाली कर दें, ऐसी कोई नीति सुनी है? मेरे को हैरानगी हो गई कि हमारे लीडर कैसे मान गए इस बात को। और फिर जब आपके हाथ से चीज़ निकल गई तो फिर ऑब्वियसली अपने देशभक्त यंग जो आपके जैसा लड़का और आपका बेटा, मेरा बेटा जाएगा तो वो तो मातृभूमि की बात करेगा, वो अपने जान दे दी। एक स्मॉल बैटल लाइक कारगिल, एक ब्रिगेड, 2 ब्रिगेड लेवल की बैटल में आपने 580 जाने गंवा दी। सारी दुनिया में इसकी चर्चा होती है कि इतनी डिफिकल्ट बैटल एक जिंदिया ने लड़ी कैसे, और ये हुआ क्या। ये बात है सारी की सारी हमारी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सारी ये है कि जब तक आप फौज की अहमियत नहीं समझेंगे, और जब तक आपके जो चरित्र में और आपके जो सोसाइटी में फौज का स्थान नहीं बनेगा। और फौज होती क्या है, अरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए आप तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड जो होती है,
सबसे पहली नीड होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, आप एक आइलैंड में रात को पहुंच जाओ अपनी फैमिली के साथ, बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, आपको पता नहीं कहाँ हो, सबसे पहले आप देखोगे मेरी फैमिली सिक्योर कहाँ होगी। छत छाया, जंगली जानवर नहीं पास आए, आग जलाओगे हैं, कुछ हाथ में लकड़ी लोगे कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। सबसे पहली नीड होती है ये, खाने से भी पहले की नीड हो गई है। फिर आप ढूंढोगे खाना किधर है, फिर आप ढूंढोगे मैं छत टाइट कैसे करूं, झाड़ी क्या, अपने झोपड़ा कैसे बनाऊं, ये सारा बाद में आता है। सबसे पहली होती है अपनी रक्षा की। आप अपनी रक्षा ही नहीं कर पा रहे। बात सारी है, फौज को घड़ी घड़ी बुलाते हो, और फौज को बुलाते हो और उससे आप जलते हो, उससे आप शर्माते हो। ये भी बात है। ये तो वही है कि बेटा बाप रात को सो नहीं रहा कि बेटा मेरे को मार देगा। बात ये है, जब फौजी को पता चलता है कि एक चीफ मिनिस्टर ने कहा मेरे घर के सामने फौज खड़ी है, मैं नाम नहीं लूँगा चीफ मिनिस्टर का, वो कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने फौज खड़ी है, क्या हो रहा है, कि मैं ये मेरे को हो जाएगा ये। तो एक जो फौजी सुनता है कारगिल में या पहाड़ों में, वो कहता है यार ये कैसे लोग हैं, हम यहाँ पे अपने बीवी बच्चे छोड़ के मरने का आए हुए हैं, वो हमारे को ऐसे कह रहे हैं। तो ये हमारे को, ये इसका ट्रांसलेशन चारों तरफ होता है हमारे परफॉर्मेंस में। ना वेपन बना रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से वेपन बना रहे हैं। वो भी अभी अमेठी में फैक्ट्री लगी, वो भी डाउन कर दी। आप बताइए क्या, ये क्या है? जब आप तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अभी सिर्फ एक नारा है, नारा नहीं है। हाँ, काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है। आप मतलब ये 100 मीटर या 200 मीटर की रेस नहीं है, हाँ, ये मैराथन है। ये बहुत लंबा वक्त लगेगा, ठीक है। आप एफर्ट ठीक, लेकिन जो हम घर में बना रहे हैं, तेजस की मैं बात करता हूं, तेजस को लेकर के इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने पिछले कुछ समय में नाराजगी जाहिर की है। 40 तेजस उन्हें मिलने थे, वो मिले अब तक नहीं है, और तेजस को लेकर पहले कुछ शिकायतें आई थी। आप बेहतर बता सकते हैं कि तेजस को बनाने में हमने कितनी सफलता हासिल की है? क्या ये फौज में शामिल होने के बाद उस तरीके से परफॉर्म करता है जैसा हमारी इससे एक्सपेक्टेशन है? और मिल भी जाते हैं 40 तेजस, इसके बाद भी जो भारतीय वायुसेना की ताकत है उसमें भी और क्या क्या चाहिए? 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात होती है, तो तेजस से लेकर 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट तक सब कुछ भारतीय वायुसेना की आज की स्थिति पर। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात है, एक चीज करके बताता हूं। सबसे बड़ी बात है आज की स्थिति, आपको 42 स्क्वाड्रन चाहिए, मेरे कैलकुलेशन से 45 चाहिए। थोड़ा सा दर्शकों के लिए समझा दीजिए, एक स्क्वाड्रन मतलब क्या? एक स्क्वाड्रन होता है एक फाइटिंग यूनिट जिसमें 18 से 20 जहाज होते हैं। 18 जहाज लेके चलो, और 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, मतलब 18 से 20 जहाज का एक स्क्वाड्रन। ऐसे 42 से 45 स्क्वाड्रन भारत को चाहिए। और उनके साथ उनके पायलट्स होते हैं स्क्वाड्रन में, उनका मेंटेनेंस होता है, उनका एक कमांडिंग विंग कमांडर पहले कमांड करता था, अब ग्रुप कैप्टन कमांड करता है। ये जो होते हैं ये स्क्वाड्रन मेन फाइटिंग करते हैं। भारत जो एयरफोर्स की फाइटिंग ही सिर्फ स्क्वाड्रन के लेवल तक होती है, या मिसाइल यूनिट हो ग्राउंड में, या फाइटिंग यूनिट हो, या अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट। ये है जो दुश्मन का सामना करता है। और अभी हमारे पास कितने स्क्वाड्रन हैं? अब रह गए हैं 28 से 30 के बीच में, यानी कि कम से कम 12-13 स्क्वाड्रन कम है। कमी है। 12-13 स्क्वाड्रन बहुत बड़ी बात हो गई है। 12 से 20 कर दीजिए, 240 जहाज यही हो गए। 240 जहाज कम है इस समय भारतीय वायुसेना के पास। अब तो ये क्यों है? और आप बना नहीं रहे हो, तो आप खरीद रहे हो। अब खरीदने वाला भी कहेगा आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, भैया मैं तो इतना मांगूंगा, देने को तैयार हो, फिर आप मरता क्या ना करता, क्या क्या दोगे? तो ये हालत है आपकी। तो इसको दूर कर, ये जो स्क्वाड्रन की कमी है, ये कितने लंबे समय से बनी हुई है? ये बहुत धीरे धीरे शुरू होती गई, क्योंकि आप बना नहीं रहे, आपका जहाज पुराना हो रहा है, देने वाला आनाकानी कर रहा है, अब जहाज का खर्चा दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो जहाज लाखों में होता था अब करोड़ों में हो रहा है। तो सारी बात ये, खैर रुपये की वैल्यू भी पहले बहुत थी, वो मैं मानता हूँ, पर क्वेश्चन ये हमारे को ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हमारी टेक्नोलॉजी नहीं हमने डेवलप होने दी। जो HF-24 1966 में बनाया था, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जहाज़ था जो ट्रेनर एक वर्जन उसका था, वो सुपरसोनिक जाता था विदाउट आफ्टर बर्नर। वो उससे दुनिया घबराने लगी थी। वो उसके ऊपर इंजन नहीं था, तो 2 नैट के इंजन लगाने पड़े। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, इस बात को लेके हमारे स्क्वाड्रन की कमी। एक थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम चीन पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान तो चलिए बहुत पीछे है हमसे। चीन की अगर हम बात करें, चीन की वायुसेना और भारत की वायुसेना की अगर आप एक तुलना कर पाए, चीन के पास 200 स्क्वाड्रन है। 200 स्क्वाड्रन? जी हाँ, 200 स्क्वाड्रन। 200 स्क्वाड्रन है।
ये हमसे 4 गुना ज्यादा। बिल्कुल, वो आपसे बड़ा है और आप उसके पास में 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर बना रहा है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहा है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिसकी आप बात के 5th जनरेशन की जब बात कर रहे थे, वो जहाज़ वो होते हैं कि जो अपने परफॉर्मेंस उनकी बहुत हाई होती है, क्रूज लेवल स्पीड बहुत हाई होती है, सुपरसोनिक क्रूज कर सकते हैं वो बिना आफ्टर बर्नर लगाए, मतलब फ्यूल की कम फ्यूल इस्तेमाल करके आप सुपरसोनिक जा रहे हैं, मतलब वो उनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है, रडार की पकड़ में नहीं आते, रडार के पकड़ में नहीं आते। उनकी बनावट ऐसी करते हैं, ऐसा डिज़ाइन करते हैं, वो जो बाहर वेपन्स वगैरह लगाए होते हैं वो अंदर को रखते हैं। तो भारत और चीन का वायुसेना के मुकाबले में कोई मुकाबला हो ही नहीं। देखिए, ऐसा है, अपने को धोखा नहीं दीजिए। सब सच्चाई ये है कि जहां एक कंट्री की ये कैपेबिलिटी है और आप खरीदे हुए माल से उसके साथ कैपेबिलिटी मत करिए, ये गलत है। हाँ, रक्षा क्षेत्र में चीन कितना आत्मनिर्भर है? करेक्ट कर दूं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में जहां पे हैं जो जहाज हमारे पास है, वहां चीन आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि राफेल से लेके नहीं, कौन से एयरक्राफ्ट हैं हमारे? नहीं, हमारे पास राफेल है, हमारे पास सुखोई है, हमारे पास MiG-29 है, हमारे पास जैगुआर, इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो ये इसलिए नहीं, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स चाहे कितनी भी बड़ी हो, एयरफोर्स से कोई लड़ाई नहीं जीतता। लड़ाई तब जीती जाती है जब आपने अटैक करके टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, आपकी आर्मी ने एडवांस करके आप उसमें कब्जा किया। आप मेरा टारगेट डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपने बालाकोट में उनकी 4 झोपड़ियां उड़ा दी, 5 झोपड़ियां उड़ा दी, 150 आदमी मार दिए, फिर क्या हुआ? वो फिर आगे 3 दिन में उन्होंने फिर झोपड़ी बना दी। 150 आदमी मारे थे, उनका कमी नहीं है, फिर आगे। तो आपको फायदा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ एक मॉरल विक्ट्री आपने हासिल करी जिससे उनकी नाक कट गई, बस। जब आपको लड़ाई जीतनी होती है तो आपका आर्मी और एयर का कॉम्बिनेशन होता है। आर्मी आगे बढ़ती है, एयरफोर्स उसको सपोर्ट करती है, उनके जो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करती है जो हमारी आर्मी का सामना कर रहे हैं, और जो उनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ जिस रनवे से करते हैं उस रनवे को डिस्ट्रॉय करो ताकि आर्मी बढ़े। अगर आपकी आर्मी नहीं बढ़ रही, आपकी जीत नहीं होगी। चाहे चाइना 5000 स्क्वाड्रन ले आए, आपका टारगेट डिस्ट्रॉय करेगा, फिर क्या? अक्सर एक सवाल पूछा तो जाता है, आप टारगेट पे मत बैठिए, आप अंदर छुप जाएंगे, इधर जाएंगे, जंगल में होंगे, बंकर्स में होंगे, बात खत्म। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि 2 फ्रंट वॉर हो गई तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? अभी आपने जिस तरीके से वायुसेना की तुलना करी है, यहाँ तो बहुत बड़ा फर्क, वहां तो बहुत बड़ा फर्क भारत और चीन में ही है। ऊपर से अगर 2 फ्रंट हो गया तो आपका 2 फ्रंट वॉर, एक तो चाइना है, हाँ, एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है, हाँ, वो भी तो तैयार हो रहा है। और वो भी देखिए, इससे पहले मैं कुछ कहूं, मैं आपको सीधी बात बताता हूं, सारी प्रॉब्लम है इस्लाम वर्सेस द रेस्ट, और यहाँ वर्सेस में सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमान का काला गेम है। आपका पार्टीशन उस पे हुआ, आपकी कश्मीर प्रॉब्लम उस पे है, आपकी पूरी टेररिज्म उस पे है। और ये जो बांग्लादेश को आपने जो रेस्क्यू किया, मैं बांग्लादेश में था, मैं 71 में मैंने देखा था। 71 में बांग्लादेश में पाकिस्तानियों ने उन पे इतने अत्याचार किए थे, एक एक बंकर में 5-5 औरतों को लेके बैठे होते थे। जनरल टिक्का खान ने और उसने एक न्याजी ने बोला था हम इसकी नस्ल बदल देंगे। 30 लाख औरतों का रेप किया था उन्होंने, उनको प्रेग्नेंट करके बच्चे पैदा किए हैं। बांग्लादेश में अब ये नस्ल पैदा हुई है। तो ये फिर भी जो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम हिंदू को क्यों सपोर्ट करें, हिंदू क्यों हमारे यहाँ हैं, उनको हिंदू मुसलमान का इतना प्रॉब्लम था कि उन्होंने वही किया, शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया, खुद आ गए और फिर पाकिस्तानियों को बुला दिया। वो तो सम टोटल हुआ कैसे, तो वो बाद में, मैं बांग्लादेश पर बाद में आता हूँ, पहले वो सवाल, तो उस सवाल का जवाब 2 फ्रंट, हाँ, तो 2 फ्रंट नहीं है, 2 फ्रंट से ज्यादा है, अब 3 हो गया है, 2.5 कर दीजिए। आप जो वो तो आपका इंटरनल भी तो प्रॉब्लम इंटरनल भी है, वो तो आपका बनाया इंटरनल भी है, जिसकी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी तभी तो है। लेकिन आपके मुताबिक 2 फ्रंट वॉर के लिए हम तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचते हो 2 फ्रंट अकेले पाकिस्तान से मुकाबला करना है तो बेहतर स्थिति में है, बिल्कुल, तो बेहतर स्थिति में है। बहुत स्थिति पाकिस्तान से तुलना करें अगर भारत की एयरफोर्स की, देश से तुलना करो तो बिल्कुल ठीक है। हम कितने स्क्वाड्रन होंगे पाकिस्तान के पास सर? 20। भारत के पास फिर भी 10 ज्यादा होंगे। नहीं ज्यादा है, फिर स्क्वाड्रन की बात नहीं है, लड़ाई फौज से जीती जाती है, बता रहा हूं मैं आपको। आम स्क्वाड्रन सपोर्ट करता है, आप उनके जहाजों को डाउन कर देंगे,
देखिए आपने अच्छी बात कही। चलिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक में तो पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, लेकिन उसके अगले दिन डॉग फाइट हुई थी। भाई देखो, डॉग फाइट क्या उसमें हमने क्या सीखा उस डॉग फाइट से, जब दोनों के फाइटर जेट आमने सामने थे? देखिए, वो बात बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर मैं आप MiG-21 में बैठा हूं और सामने F-16 आ जाए तो मैं अंधे के हाथ में बटेर, मैंने अपनी मिसाइल लगा दी, उसको लगा दी, किसी ने मेरे को लगा दी, मैं भी, वो भी शूट डाउन, मैं भी शूट डाउन, बात खत्म। पर खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति आई तो होगा तो यही ना, यही होगा कि अब आप सोचते हो कि अगर आप बेधड़क घुस रहे हो पाकिस्तान के अंदर तो, और आपके पीछे कोई दूसरा F-16 नहीं है और कोई जहाज नहीं आएगा, ये तो आप सपना ले रहे हो। आपका पूरी फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो अब देखो, मैं वहाँ था नहीं, मुझको एग्जैक्ट नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अभिनंदन अंदर चला गया था, बहादुरी से उसने पीछा किया, उसको गिरा दिया और किसी ने उसको भी मार दिया, तो वो भी गिर गया, वो कब कैप्चर हो गया और वो भी कब गिर गए। पाकिस्तान कहता है हम नहीं गिरे, सिर्फ हिंदुस्तान का जहाज़ गिरा, और हम कह रहे हैं नहीं ऐसा हुआ। तो ये तो दूसरी बात है। क्वेश्चन ये है, कोई भी किसी के सामने आएगा तो आप शूट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आप उसकी गन से बच नहीं सकते, चाहे मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के जहाज में क्यों ना बैठा हूं। अगर मेरी कैनन की रेंज में आ जाएंगे तो खुदा और मैंने मिसाइल फायर कर दी, तो खुदा भी गिर जाएगा, तो बात ही खत्म। मिसाइल तो छोड़ो, मैं कैनन अगर मेरे पास हो और कोई मेरी रेंज में आ जाए 350 400 500 गज में, वो खत्म हो जाएगा। एक बात बार बार कही जाती है कि चाइना भले ही बहुत ताकतवर है, लेकिन चाइना के पास वॉर का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये बात मैं आज से बहुत सहमत हूं। जो मेन, अच्छा अब आप पूरी बात नहीं करी, हमने बात इधर हो गई। हमने अभी जो चाइना के साथ का कन्फ्रंटेशन की, जिसमें हमने 7 हाइट्स ली, कैलाश हाइट्स ली, क्यों? चाइना को एक ही प्रॉब्लम है हमारे साथ। सी, अभी तो एयरफोर्स की बात हो रही थी, आर्मी की तो बात हुई नहीं। आर्मी की बात में प्रॉब्लम आती है चाइना को, उनकी आर्मी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर कर नहीं सकती। उनका इतना माउंटेन ही नहीं है, तो उनका तजुर्बा नहीं है। दूसरा, चाइना की एक कंस्क्रिप्ट आर्मी मेनली 4-4 साल 5-5 साल के पास आई है। मोस्ट जो कंस्क्रिप्ट सोल्जर होते हैं वो कहते हैं यार बात खत्म हो रहा है, टेन्योर खत्म हो रहा है, बात खत्म है। लड़का तो आपका यंग लड़का है, मैं MBA कर रहा हूँ, सेकंड 2 साल कर दिए, 3 साल चल रहा है, मेरे को क्यों भेज रहे हो कारगिल? वो रो रहे थे, उनका TV आपने देखा, रो रहा है बच्चा, वो लड़का रो रहा है कि मेरे को क्यों भेज रहे हैं। फिर उनके, दे कैन नॉट फाइट, आवर सोल्जर्स आर वेरी केपेबल। इस सेक्टर में तभी मैंने कहा को चाइना नहीं जीत सकता आपसे, अगर आप लड़ने को तैयार हो तो। अगर आप लड़ने को तैयार नहीं और आपकी पॉलिटिकल विल टूट जाए और आप अपनी फौज को पीछे कर दो, दूसरी बात है। इसका मैं उदाहरण देता हूं। 1967 में नाथुला में चाइना और भारत का बॉर्डर पे यूं ही चलते थे और धक्का मुक्की हुई वैसे ही होती थी बॉर्डर पे। उस टाइम 67 की बात है। तो जनरल ये सगत सिंह राठौर वो इंचार्ज थे उस एरिया के। एक दिन उन्होंने कहा ये क्या है, धक्का मुक्की होती है, ये तो सारा ये कोई कंपनी बाग में लड़कियां लड़की का खेल हो रहा है क्या? तो उनका ये ख्याल आया। इतनी देर में क्या हुआ, एक इंसिडेंट हो गया। एक इंडियन मेजर अपनी पेट्रोल कर रहा था तो धक्का मुक्की हुई, उसने ज़्यादा जोर से धक्का दे दिया और पाकिस्तान, वो चाइनीज़, वो पॉलिटिकल कमिश्नर साथ चल रहा था, पॉलिटिकल कमिश्नर साथ चलता था फौज के, वो गिर गया, उसको चोट आ गई। तो उसने कहा अपने लोगों को ले गया बंकर में और इंडियंस को कहा यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो सबको मैं मार दूंगा, गोली चला दूंगा। मेजर ने कहा ये बकवास कर रहा है। इंडियन मेजर ने हंसी उड़ा दी, उन्होंने सारे इंडियन मार दिए 50। जब जनरल सगत सिंह राठौर को पता चला, इधर इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है डोंट वरी, हम अभी नेगोशिएट करके बात करके ये करेंगे। सगत सिंह राठौर ने कहा मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला। उसने अपनी आर्टिलरी खोल दी, 580 लोग मार दिए। ऐसे काम होता है, काम ऐसे होता है। सगत सिंह राठौर के उस एक्शन के लिए उन्होंने रिकग्निशन ही नहीं दी। और बांग्लादेश में जो सगत सिंह राठौर ने 1971 में किया, उसको इग्नोर कर दिया। He died forgotten। ये है। पर हमारे पास ऐसे लोग भी हैं, पर गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए। अगर आपकी विल नहीं है तो आई एम सॉरी, आप दारा सिंह भी होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं, अब चेंज हो गया है मामला।
और अभी में मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपकी आर्मी की अगर स्टैंडिंग है तो आपकी एयरफोर्स चाहे वीक भी होगी, आपको एनिमी नहीं हिला सकता। अगर आपकी आर्मी नहीं है वहां पे तो आप भूल जाइए। लोंगेवाला में पाकिस्तान की आर्मी आगे बढ़ी थी, एयरफोर्स उनकी नहीं थी, हमारी एयरफोर्स ने उनको अटैक किया, टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारी आर्मी ने वहां उनको रोक दिया। एयरफोर्स और आर्मी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो बड़ी ज़रूरी है। पर जीत के लिए आर्मी को होना चाहिए वहाँ पे, नहीं तो आपकी जीत नहीं मानी जाएगी। मॉडर्नाइजेशन की बात हो और रिसोर्सेज की बात हो, सिर्फ भारत की वायुसेना नहीं, मैं पूरे भारत के डिफेंस को देखता हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को। मॉडर्नाइजेशन और रिसोर्सेज के मामले में क्या सबसे बड़ी चुनौती आपको लगती है आज के समय में? देखिए, मॉडर्नाइजेशन में सबसे बड़ी चुनौती है कि आपकी मेटलर्जी, आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंडस्ट्री वो तगड़ी होनी चाहिए। डिफेंस इंडस्ट्री तब तगड़ी होती है जब आपकी होम इंडस्ट्री तगड़ी होती है। अगर आप टैंक ग्रेड मेटल नहीं बना रहे और बाहर से मेटल मंगा रहे हैं, या आप अपने कंप्रेसर ब्लेड जेट इंजन के नहीं बना सकते क्योंकि आपकी मेटलर्जी टेक्नोलॉजी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप निर्भर हैं दूसरों पर। तो इसके बाद आप दूसरे पे निर्भर हैं। जहाँ पे आप दूसरे पे निर्भर हैं, आप एडवांसमेंट भूल जाइए, उसको भूल जाइए। आप खूब सारा खरीद देंगे लोन लेके, ये करके वो करके, अपने बच्चों की एजुकेशन काट के, मक्खन दूध घी काट के आप ही कर देंगे, वही कर सकते हैं। पर आपको बेसिक इंडस्ट्री इंडिया की तगड़ी होनी चाहिए, और आपको R&D, जिसका आपने वर्णन किया था, बात नहीं करी, हमारी R&D बड़ी कम है, दुनिया में सबसे कम है। वो हमारी R&D सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारा डिफेंस का GDP क्या है? 1.9, मिनिमम 3.75 होनी चाहिए हमारी GDP। तब आप बनेंगे बात। आपकी R&D और GDP जब होगी तब आप करेंगे। चाइना का GDP देखिए, पाकिस्तान का GDP देखिए, फिर वो तभी तो और उनकी R&D तभी तो इतनी अच्छी है। चाइनीज़ क्यों बनाते जा रहे हैं? चाइनीज़ ने वही MiG-21 लिया था 63 में जो आपने लिया था। आपके MiG-23 को तो आप बाद में फ्लाइंग कॉफिन कहते रह गए। चाइना ने उसको रिवर्स इंजीनियर करके बांग्लादेश को दिया, पाकिस्तान को दिया, श्रीलंका को दिया F7M, वो अभी भी है। और आपने उनको सारे ग्राउंड कर दिए। क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप नहीं की, जहाज पुराने होने लगे। जब जहाज पुराना होगा और आप में दम नहीं है गवर्नमेंट को कहने के लिए कि हमको ये जहाज पुराना नहीं है, जैसे एयर चीफ AP सिंह ने बोला, ये चीज़ बात होनी, ऐसे बात की जाती है जो उन्होंने चीफ ने बात करी, ये कहो, और ये बात पहले कही होती नहीं, किसने सुनी? आपने फ्लाइंग कॉफिन की बात की। अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के कई सारे फाइटर जेट्स, कई सारे विमान रूटीन या प्रैक्टिस पर होते हैं, वो आप बेहतर समझा सकते हैं, और वो क्रैश हो जाते हैं, और कई बार पायलट इजेक्ट हो पाते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, एक बात विशाल समझ लीजिए, दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन कौन सा है? फाइटर फ्लाइंग। ये सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है, जहाँ वर्किंग आवर के में आपकी डेथ हो सकती है। क्यों होती है? फाइटर एयरक्राफ्ट अपने पूरी जो परफॉर्मेंस के जो वो दायरे में एक्सट्रीम एज पे काम करते हैं, और पायलट की बॉडी के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर आता है। वो अपने परफॉर्मेंस का एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, और एयरक्राफ्ट होता है, इसमें ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर का जो परसेंटेज है बहुत हाई होता है। जब आप खाना खा रहे होते, कई बार आपकी जबान नहीं कट जाती, वो ह्यूमन एरर, तो बॉडी एरर भी होता है ना, ऐसे एरर्स हो सकते हैं। नहीं, दिक्कत एयरक्राफ्ट में है। नो, फिर तो दोनों में है। नहीं, टेक्नोलॉजी जब आपकी फेल हो जाती है तब आप पायलट को प्रेशर होता है। अगर वो पायलट निकल सकता है उससे तो निकल जाता है, कई बार इतना लेट होता है। और फिर आप फ्लाइंग ऐसे थोड़ी करते हैं कि जैसे बॉम्बे से दिल्ली जा रहा है, एक लेवल पर फ्लाई कर रहे हैं, जूते खोल के एयर होस्टेस कॉफ़ी पिला रही है, ये थोड़ी होती है। वहाँ जो फ्लाइंग जो होती है उसमें आपका पानी निकल जाता है, पसीने छूट जाते हैं। वो 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है, आपका वजन कम हो जाता है। क्या जितनी रूटीन या प्रैक्टिस फ्लाइट्स में क्रैश भारत में होते हैं, क्या दुनिया में? नहीं, बहुत हाई होता है। जब फ्लाइंग कॉफिन का वर्ड यूज किया गया था तो F-104 स्टार फाइटर जर्मनी में एक साल में 90 क्रैश हुए थे।
यानी ऐसा होता है, होता है, ऐसा दुनिया भर में होता है। हम ज्यादा बात का पतंगड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें न्यूज बड़ा सेंसेशनलाइज करना होता है। कैसे सेंसेशनलाइज करेंगे? अगर फ्लाइंग कॉफिन नहीं लिखेंगे तो कोई हिलेगा नहीं। मैंने आपको इंसिडेंट सुनाया, वो टीवी में मेरे साथ क्या हुआ था, किसी ने फ्लाइंग कॉफिन बोला था। ये जो है ये सेंसेशनलाइजेशन, यानी रूटीन और प्रैक्टिस फ्लाइट के दौरान ऐसे हादसे हो सकते, फाइटर में फ्लाइंग में होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आपके कार रेसिंग में कितने होते हैं? कार रेसिंग में आप देखा, प्रैक्टिस में कितने लोग मर जाते हैं? होते हैं। एक और बड़ी जबरदस्त चीज अब जो टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव आया है, जो आपने अब देखी होगी, ड्रोन का इस्तेमाल। और ड्रोन के साथ आप कई सारे वेपन्स को ले जा सकते हैं और दुश्मन की टेरिटरी में दाखिल हो सकते हैं बिना आपके किसी सैनिक की जान गंवाए। आप ड्रोन को दूसरे क्षेत्र में भेजकर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, हथियार भी गिरा सकते हैं। और पाकिस्तान भारत के साथ ये कोशिश करता रहता है, आए दिन उनके ड्रोन जो हैं वो बॉर्डर पर मार गिराए जाते हैं। ये ड्रोन वॉरफेयर को कैसे आप देखते हैं? उसमें भारत की मजबूती है, अभी कमजोर है, क्या है? देखिए, ड्रोन की टेक्नोलॉजी ध्यान से समझिए। ये पहली बात तो ड्रोन एक एक्सटेंडेड मॉडल ऑफ एरो मॉडल होता है। एरो मॉडलिंग तो देखी ना आपने, एनसीसी में करते थे लोग, जो बनाते इतना बड़ा जहाज या यहाँ से लेके वहाँ स्लो स्पीड में 125 से 130 पे चल रहा है, उसमें आप कैमरा लगा दीजिए तो वो धीरे धीरे फ्लाई कर रहा है, या उसकी आवाज़ कम होगी, छोटा साइज़ का है, और वो पूरे कैमरे से फ़ोटो लेके आपकी आ गया तो आपकी पोजीशन पता चल गई। उस पर छोटे से वेपन लगा दीजिए, वो गिरा देगा, ठीक है। जो अगर वो ग्रेनेड जैसा वेपन है, गिरा 2-3 आदमी भी मार देगा, वो भी कर देगा। पर अगर आप सोचते हो कि वो कोई बहुत बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय करेगा, नहीं, तो आप 100-150 भेजते हो ताकि तो उनकी जो एयर डिफेंस है वो सैचुरेट हो जाए, और आप उनके गिराने में लगे रहो। 30-40 निकल जाएंगे, 60-70 गिरा दोगे। और वो भी है जो चुटपुट जो इधर बॉम्ब गिराएगा उधर बॉम्ब गिराएगा, कुछ लोग मरेंगे। वो करते, वो होता है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इरिटेट करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी ठीक है, या 1 या 2 टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बड़ा ड्रोन भी होता है, रीपर होता है, वो आप ठीक है, आपने एक मिसाइल मारी, एक कार गिरा दी जैसे मिनिस्टर की, एक ट्रक, एक कुछ कर दिया, ये ठीक है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है। आप एक ने मिसाइल मारी, एक ट्रक गिर गया, एक टैंक गिर गया, फिर उससे जीत नहीं होती। तो ड्रोन जो है वो आपकी पूरी एयर डिफेंस को सैचुरेट करता है ताकि एक आपको आप एनिमी ऑक्यूपाइड हो जाता है ड्रोन से, और ड्रोन जो है आपके सेलेक्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो कर सकता है, मैं मानता हूँ, लोगों को मारने के लिए, सबोटाज करने के लिए। आप बड़े मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, आप फलाने होटल में बैठने वाले हैं तो ड्रोन जाएगा वहाँ में मिसाइल मार देगा, ओके, आपको लग गई। ये तक यहाँ तक हो सकता है। पर आपका ड्रोन जो है वो आपके लड़ाई के ऊपर जो है ना, वो इतना असर नहीं डाल सकता। हाँ, मदद जरूर कर सकता है, मदद करता है, और लेकिन गेम चेंजर नहीं है ना। बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया आपने। हाँ, इट्स नॉट अ गेम चेंजर। गेम चेंजर तो वही है 5th जनरेशन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट। आप नहीं, आप जाके गेम चेंजर तब होता है कि आपको एक मेन बड़े टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने हैं। टारगेट भी अगर वो जो कि फौज आगे बढ़ रही है एनिमी की, उसको आपने रोक दिया, उनके सारे टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए, तब बात बनती है। इक्का दुक्का चुटपुट बिल्डिंग तोड़ दी, हेडक्वार्टर तोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, असलियत बात है। पिक्चर में देखने के लिए बड़ा और लगता कि इनकी बिल्डिंग तोड़ दी तो क्या हुआ, 5 बंदे मार दिए, 2-3 अफसर मार दिए, उससे लड़ाई कोई नहीं हारता। आप 8-10 ऐसे इंसिडेंट कर दीजिए, वो कुछ नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम आती है तब कि जब आपकी फाइटिंग फोर्स आगे बढ़ने से रुक जाए। आपने मेन ब्रिज तोड़ दिया, टैक्टिकल बैटल एरिया में आपकी फौज अड़ गई है, अब आपकी दूसरी फौज आगे जाएगी, तो आपको अपना उस क्षण का फायदा उठाने के लिए आपकी आर्मी को टाइम पे काम करना पड़ेगा, तब आपकी जीत होती है। मैं आपको घड़ी घड़ी बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जीत के लिए आर्मी का होना जरूरी है। ड्रोन एयरक्राफ्ट जो है वो आपको मदद करेगा। आपके एनिमी के एयरक्राफ्ट को 12 घंटे के लिए रोक देगा, उनके रनवे पे बड़े बड़े छेद करके आ गया, तब आपकी फौज बढ़ रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे खरगोश भागता है या जो चूहा भागता है ना खेत में, और ऊपर से बाज अटैक करता है, वो ऊपर देखता रहता है कि कहाँ से कोई आ रहा है,
ये बास का काम करता फाइटर एयरक्राफ्ट। पर अगर आप सोचिए कि दुश्मन को रोक देगा, वो दुश्मन को तब रोकता है जब दुश्मन की फौज को रोक दे। दुश्मन की फौज को रोकने के लिए इसका मतलब आपके पास एयरफोर्स नहीं है। जब आपके पास एयरफोर्स नहीं है, जैसे हम 71 वॉर में हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को 1.5 दिन में 2 दिन में ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? हमारी फौज आगे बढ़ती रहेगी, पाकिस्तान के पास कोई फौज ही नहीं थी, एयरफोर्स ही नहीं थी, और उनकी फौज रोती रह गई। हमारी फौज ने, एयरफोर्स ने जाके उनकी फौज को दबा के रखा, दबा के रखा, हमारी फौज आगे बढ़ती गई। ये कॉम्बिनेशन जो है, मैं इसको कितनी बार रिपीट करूंगा, वही आपको जिताता है। ठीक है, भारत के रक्षा क्षेत्र की हमने बात की। अब मैं थोड़ा सा आखिरी हिस्से में है हम इंटरव्यू के, मैं जानना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर। 370 हटने के बाद हमने एक दावा किया कि हम आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। LOC पर जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी वो हमने देखा कि वो अब रुक गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थितियां हैं वो अब भी उतनी अच्छी नहीं है। आए दिन हमें एनकाउंटर की खबरें मिलती हैं, सेना के कई सारे हमारे जवान शहीद भी होते रहते हैं आए दिन। ये समस्या अब तक क्यों बनी हुई है और इसका सोल्यूशन कब तक निकलता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, ऐसा है, जम्मू और कश्मीर की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन इसलिए है कि आपका बड़ा सीरियस हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, इसलिए ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। पाकिस्तान इस हिंदू मुसलमान सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है, और जितने की आतंकवादी हैं सारे इस्लाम के आते हैं कहीं ना कहीं से। उनको जिहाद का, गज़वाए हिंद का नारे और उनके हुरियों के सपने, ये सारा का मिक्स, और पैसे खूब मिलते हैं उनको, जैसे कसाब को, वो सब को लेके उसका सम टोटल ही होता है कि वो तो आगे बढ़ते हैं। पर बॉर्डर आपका खुला हुआ है POK का, वहाँ से घुस आते हैं। फिर जम्मू और कश्मीर में सारे स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं। स्लीपर सेल्स बड़े स्लीपर सेल्स हैं, लो लेवल वर्कर्स, ये पंचायत से लेके, और ये जो सहानुभूति रखते हैं। आप रेडिकल एलिमेंट को आपके टेलीविज़न नहीं दिखाया, उनके घर में गुफाएं बनी हुई हैं, तहखाने बने हुए हैं। वो कैसे बने हुए हैं? वो बने हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और आपके कश्मीरी पंडित का तो किस्सा सुना है, कश्मीरी पंडितों का किस्सा सुना है। 5 लाख लोग निकाले गए, उनके घर में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं उनके घर में? वही बैठे हैं जो स्लीपर सेल्स हैं, जो सहानुभूति रखते हैं, वही मदद कर रहे हैं सारे के सारे। तो वो हैं, आपकी नीति ही नहीं थी ऐसी कि आप उसको रोके। आपके नाक के नीचे से हो गया ये। आपकी सबसे बड़ी दुनिया की फौज बैठी है पर यूनिट एरिया, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, वो बैठी हुई है। आप कुछ नहीं कर पाए, देखते रह गए। 5 लाख निकल गए, उसके बाद में इतने दिन निकल गए, एक भी FIR नहीं है। आपने पूछा किसी से कि क्यों FIR एक भी नहीं है? इसका मतलब है आप माइंड में क्लियर ही नहीं है कि हुआ क्या, इतने कंफ्यूज्ड हैं। आई हैव नेवर सीन आवर लीडरशिप सो कंफ्यूज्ड कि आपको यही नहीं पता क्या हुआ। साहब, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नक्सलाइट को लेके एक टेलीविज़न चैनल में। मैं बता दूं कि साहब कैसे करें, ये तो नक्सलाइट हमारे घर के हैं, हमारे गांव के हैं, सगे संबंधी हैं। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था ये एनिमी है, उन्होंने भी कहा था। तो एंकर ने मुझसे पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा ये क्वेश्चन गलती से आप भगवान कृष्ण से मत पूछ लीजिएगा कि हमारे देश में दुश्मन बैठा है और हमारा भाई है, ताता चाचा ताया का है, वही आपके ऊपर मारेंगे कि 5000 साल से तुम्हें बता रहा हूँ देश के दुश्मन को क्या करना चाहिए, तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो। ये है, हम सब कंफ्यूज्ड हैं, क्या करना है, हमें यही नहीं पता क्या करना है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम है। तो कश्मीर में जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो वो इसीलिए है। आप, और उसका फिर क्या होता है, ये तो कन्फ्यूजन है। मेरा जैसा आएगा मिनिस्टर या पॉलिटिशियन, कहेगा इसका तो फ़ायदा उठाओ, वह अपना फ़ायदा उठाएगा, अपना उल्लू सीधा करेगा। पाकिस्तान को कहेगा भैया देखो ये बात है, कोई बात नहीं साहब, आप ये करिए, इस्लाम के नाम पर ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, वो कर देगा। गवर्नमेंट इतनी डरी हुई है, वो गवर्नमेंट की जाएगा। वही जो बंदे कर रहे हैं उनको मैं एयरफोर्स के जहाज़ में बैठा के उनको ले जाऊँगा। वो आते थे एज अ टूरिस्ट, उनके बच्चे बाहर जाते थे, उनकी हिफाजत की जाती थी। ये क्या गेम है, ये क्यों हो रहा है? हुर्रियत कौन है? अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं। जब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं होगी कि अपने देश को बचाने के लिए अपनी नीति को तैयार करिए। आप नीति तैयार करिए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। वो लिखने के लिए, ये कहते हैं ना पेन इज माइटेड देन सोर्ड,
वो पेन से ये लिखने में जो शक्ति चाहिए वो ताकत तलवार से नहीं मिलती। वो कोई लिख ही नहीं सकता, नहीं होगा तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हम इलेक्शन नहीं जीतेगा, और ये वो आपको वो सपने आएंगे, बात ही नहीं होगी। ठीक है, आखिरी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो ये है कि अगर आज आपको भारत की वायुसेना की ताकत में या काम करने के तरीके में कोई 3 बड़े बदलाव करने हो, कोई 3 बड़ी ताकत आप जोड़ना चाहें या बदलाव आप करना चाहें, तो वो 3 सबसे बड़े बदलाव भारत की स्थिति और भारत के बजट को ध्यान में रखते हुए वो क्या होंगे? देखिए, भारत की स्थिति और भारत के बजट को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी बात है, मैं पहले अपनी लीडरशिप से जाके अर्चना करूंगा कि भैया आप अपने बजट के जीडीपी इंक्रीज करिए, आप R&D में पैसा लगाइए और अपनी जो इंडस्ट्री सपोर्ट है डिफेंस को वो दीजिए, स्वावलंबिता की तरफ बढ़िए। मैं ओवरनाइट नंबर 1 चेंज ये होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाकर आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़े। स्वावलंबिता की तरफ नंबर 1 चेंज ये होगा ताकि हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। और उसके बाद अपनी डॉक्ट्रिन को ढंग से लिखिए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ा सा उसे और समझा दीजिए। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि एयरफोर्स को किस तरीके से लगाया जाएगा। एयरफोर्स और अब ये छोटी मोटी जो आपस में चीफ में जो बहस हो जाती है कि हमको अब जॉइंट वॉरफेयर का करना है, तो हमारा वितरण एयरफोर्स का अगर आपके पास लिमिटेड 18 आपके पास 28 स्क्वाड्रन भी नहीं रह गए या जितने भी रह गए हैं, उसको आप किस तरीके से वितरण करोगे। तो इसके लिए ये बहस होती है। एयरफोर्स कहती है हमको इसको एक सेंट्रलाइज रखना चाहिए और वो कहते हैं कि नहीं हमको अपना अपना चाहिए। तो आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए एक ठोस नीति जिसको एक आपस में मिलके समझौता करके थिंकिंग करके जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको एक नीति लिखनी पड़ेगी, उसके ऊपर चलना पड़ेगा और ताकि कंफ्यूजन ना हो और क्लैरिटी के साथ काम। और पॉलिटिशियन को सच बोलो, देश की लीडरशिप को सच बोलो। जैसे चीफ ने बोला है, आर्मी एयर चीफ ने, कि सच ये है आप जो करिए या मेरी बेशक आप हटा दीजिए या करिए, पर ये सच है। जब सच बोलोगे देश के लिए ये करेगा तो ये होगा। नंबर 2 आपने कहा डॉक्ट्रिन, अपनी नीति को क्लियर किए कि आप चाहते क्या हैं, कैसे आप काम करना चाहते हो। नंबर 3 आपने 1 या 2 ये कर दिया, तीसरी अपने आप ही हो जाएगी। आपकी ट्रेनिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपके सिमुलेटर्स आ जाएंगे, आपके जो वेपन ट्रेनिंग ठीक हो जाएगी। जब आपकी ये होगी जॉइंट मैनशिप में, और फिर अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक कि आप अपनी फौज को कैसे ट्रीट करो। एक फौज को ट्रीट कर, फौज कोई मैकेनिकल टॉय नहीं होता, उसको पता होता है यार हमारी ट्रीटमेंट अब ऐसी हो रही है तो यार मेरा बेटा क्यों फौज में जाए, मैं क्यों फौज में जाऊँ, जल्दी से जल्दी निकलूँ, मेरा फलानी कंपनी में वो निकलना शुरू कर देगा, यार मैं इतना हो गया मैं निकलना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म में भागना शुरू करेंगे फौज से, एयर इंडिया ज्वाइन करेंगे, ये अर्ली रिटायरमेंट करेंगे, ये होगी बात। और जब आपका ये जो 3rd स्टेज आएगी, अगर 3rd स्टेज ऐसी रही तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट विल बी द वेरी वर्स्ट डे फॉर अस, कि जब एक बंदा फौज छोड़ के कि मैं फौज में अब कुछ रह नहीं गया है। फौज को चलाने के लिए एक वे ऑफ लाइफ होता है। आदमी सुबह से लेकर शाम तक, मेरे को 40 साल 35 साल रहना है, अपने फादर को देखता, उसके मेडल देखता, ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे हैफा में मेरे दादा ने ये किया वो किया, बात उससे चलती है। ये चाइना के पास नहीं है, ये और कंट्रीज में नहीं है, भारत में है ये, जिसको कहते हैं पुश्तैनी फौज। ये ही एक चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है। तो नंबर 3 आपने कहा फौज की इज्जत करनी होगी और उसको किस तरीके से ट्रीट करना है ये हमें समझना, ताकि वही फौजी एक इज ऑनर बाउंड एंड ड्यूटी बाउंड कि देश मेरे को इतना कर रहा है, मेरे को इतनी टेक्नोलॉजी मिल रही है। और बचपन से ही माँ अपने बेटे को जब कहती है कि तू देश का रक्षक बनेगा, तू बहादुर बनेगा, बेटा अपने आप ही वैसे सोचने लगता है। अब उसको शुरू से ही कह दो तो यार तू आपकी दुकान संभालेगा, तू ये दाल बेचेगा वो बेचेगा, वो कहता नहीं यार, वो फिर वो गुजराती की तरह बोलेगा क्यों घर में खाने पीने को नहीं है, तो फिर वही बात होगी। तो सॉरी मैं रीजन के नाम ले रहा हूँ, पर नहीं ये हुआ है, ये मजाक हुआ है। और मैं एंड में एक हंसी का इंसिडेंट सुना दूँ। एक एयरफोर्स बेस में बड़ी एरोबैटिक वगैरह शो चला, पब्लिक आई थी जैसे कि बेंगलोर में आई हुई है। तो एक फैमिली आई थी बिजनेसमैन की, उसके बच्चे आगे बैठे थे, वो बड़े खुश हो रहे थे, ताड़ी बजा रहे थे। तो वहाँ के जो
एयर कमांडर थे, उन्होंने जाके बच्चे से पूछा क्यों, अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा एयरफोर्स ज्वाइन करोगे, आओगे? तो बेटा मुंह देखने लगा, फिर बाप के मुंह देखा। तो कमांडर ने बोला क्यों, क्या हो, आप ज्वाइन नहीं करना करोगे? कहता वो नहीं नहीं, क्यों नहीं ज्वाइन करोगे, आप तो बड़े खुश हो, बड़े हंस रहे थे। तो पता बाप ने क्या बोला, अरे साहब ये खुश तो सर्कस में भी होते हैं जाके। मतलब ये का मतलब क्या हुआ कि ये जो है तो सर्कस में भी खुश होते हैं। ये सर्कस के तौर पर इसे देख रहे हैं, ये सर्कस के तौर पर देख रहे हैं। ये जो है ये मानसिकता बदलनी होगी, ये मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। ये तब बात बनती है, यूनिफॉर्म चेंज करने से और टोपियां चेंज करने से नहीं होता। ये होता है जब आप उसकी मानसिकता बदल जाए, तब एक फौजी को पता चलता है मेरी ड्यूटी अब क्या है, मेरी माँ क्या एक्सपेक्ट करती है मेरे से। जब तक फौज के मन में ये नहीं होगी फौजी की, और जिस दिन आपको ऐसी फौजी मिल जाएगा उसके बाद में उसको हाथ में अगर बंदूक काम भी नहीं कर रही होगी, यो आप दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देगा, हाथ से लड़ मरेगा, मर जाएगा, अपने भूत से लड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं। पर ये जो बात है, ये जो भूत की मैं बात कर रहा हूँ, ये जापानीज कमांडर ने अपने कमांडर फौज को बोला था, लास्ट वर्ड मैसेज, वंस यू फाइट विद योर वेपन, इफ योर वेपन इज ओवर फाइट विद हैंड, एंड इफ यू डाई फाइट विद योर घोस्ट। ये बात है, ये हौसला और ये जज्बा होना चाहिए, तब बात बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब, हमसे इतनी लंबी बातचीत के लिए। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर मुझे लगता है हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, उन्हें बहुत विस्तार में आज जानने का मौका मिला होगा। और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से लेकर भारत के डिफेंस की स्थिति तक सब कुछ इतने बेहतरीन तरीके से, इतने आसान तरीके से आज आपने हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। जय हिंद।